तो 30 पेज ऑफ पारिक है यहाँ पर, गोविंद पारिक चतुष्पाद क्रम के बारे में बात रख रहे हैं। तो चरक क्या कहते हैं? भीषक द्रव्याणुपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम गेयम विकारणाम उपशांतये। तो ये चरक का स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं कि जो चतुष्पाद क्रम है उसके बारे में बताइए। तो उसका क्रम क्या है? सबसे पहले डॉक्टर को माने हैं आचार्य चरक ने भी माने हैं, और सुश्रुत ने भी डॉक्टर को सबसे पहला स्थान दिया है। और भेल भेल का क्या है? भेल भीषक को अंत में मानते हैं। तो भेल संहिता में भीषक को अंत में माना गया है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सभी आचार्यों ने क्या किया है? भीषक को सबसे पहले बोला है, लेकिन भीषक को लास्ट में किस आचार्य ने बोला है? भेल ने। सुश्रुत का क्रम देख लीजिए। वैद्यो व्याधि उपसृष्टस्य भेषजम परिचारक। अब हम लोग बात करेंगे बल का अनुमान। तो अगला टॉपिक रहेगा बल का अनुमान। तो आचार्य चरक ने बल का अनुमान व्यायाम शक्ति से लगाया है। बल का अनुमान किससे निकाला जाता है? व्यायाम शक्ति से। और सुश्रुत ने क्या? सुश्रुत किससे बोलते हैं? सुश्रुत बोलते हैं व्यायाम शक्ति और स्थिरता से। बल का जो अनुमान है वो व्यायाम से लगाते हैं आचार्य चरक, और सुश्रुत लगाते हैं व्यायाम और स्थिरता से। याद कैसे करेंगे? देखिए, स है इसमें, सुश्रुत में भी स है और स्थिरता में भी स है। और आचार्य चरक का आपको याद रहेगा तो सुश्रुत का भी आपको दोनों याद हो जाएगा, व्यायाम और व्यायाम स्थिरता। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अक्रिया ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत्। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सेम टू सेम स्टेटमेंट तीन आचार्यों ने बात रखी है। तीन आचार्य, अलग अलग आचार्य तीन हैं, उन्होंने इसी स्टेटमेंट को अलग अलग बीमारियों के लिए कहा है। इसका क्या मतलब हुआ? किसी को इसका मतलब पता है? डॉक्टर हेमलता, आपको पता है इसका इसका क्या मीनिंग है? तो इसका क्या मतलब है कि अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्। किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या हुआ? या दिख नहीं? चिकित्सा ना की जाए तो मृत्यु हो जाएगी, अगर चिकित्सा कर दी जाए तो चिकित्सा कर दी जाए तो संशय बना रहेगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसका ये मतलब बताया। मतलब चिकित्सा ना करने पर मृत्यु तय है, लेकिन चिकित्सा कर दी जाए तो कुछ चांस बन जाते हैं। तो ये किस रोग के लिए कहा गया है? तो चरक ने इसको सन्निपातिक उदर रोग में बोला है, सुश्रुत ने इसको अस्मरी प्रकरण में, और हारित ने इसको जलोदर। ये दो संहिता में बताया भी गया, आपको पढ़ाया भी गया है, नोट भी करवाया गया, लेकिन हारित का जलोदर आपको याद रखना। हारित ने किसमें कहा? जलोदर में। आज से क्वेश्चन क्या आएगा? अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्। हारित ने किस बीमारी के लिए ये स्टेटमेंट कहा है? तो आप तुरंत उधर रोक पे मत मारिएगा, जलोदर पे टिक कीजिएगा। ऑप्शन लास्ट वाला रहता है जलोदर। अब बात करते हैं हम लोग फलों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो 25/40 में जैसा कि आप लोग को बताया भी जाता है कि यहाँ अग्र द्रव्यों के बारे में विवरण है। 39, 40, 25वें अध्याय में सारी चीज़ें हैं। तो उसमें द्राक्षा जो है आचार्य चरक के अनुसार फलों में सर्वश्रेष्ठ, आमलकी सुश्रुत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, और वाघभट्ट के अनुसार भी द्राक्षा ही। तो यानी चरक और वाघभट्ट के अनुसार फल जो है सेम है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि वाघभट्ट के अनुसार बेस्ट फल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? द्राक्षा। हाँ, द्राक्षा। दाख, इसको मुनक्का भी बोलते हैं, दाख मुनक्का बोलते हैं। जो किशमिश का ओल्ड वर्जन है जिसमें बीज होते हैं वो वाघभट्ट भी बोलते हैं, और चरक भी, दोनों भी बोलते हैं कि वो बेस्ट है।
और सुश्रुत जो है आमलकी को बेस्ट मानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग विलेपी बहुसिक्ता स्यात् यवागु विरल द्रवा। ये किसका स्टेटमेंट है? स्यात् यवागु विरल द्रवा, ये सुश्रुत का स्टेटमेंट है। और यवागु बहुसिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रवा, तो ये सारंगधर का कोटेशन है। तो इन दोनों में हम लोगों को पहचानना होगा कि ये किसका श्लोक है, ये किसका स्टेटमेंट है। तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें बोला गया है जो हम लोग सारंगधर हैं इनको आइडियल मानेंगे। आइडियल किसको मानिए? सारंगधर को, क्योंकि सारंगधर ही इस शास्त्र में यानी भैषज कल्पना में बेस्ट है। तो सारंगधर बोलते हैं कि यवागु बहुसिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रवा। इसको आप याद करिए और इसका अपोजिट आप सुश्रुत को मान लीजिए। तो आइडियल किसको मानना है? सारंगधर को मानना है। विलेपी में जो है स्यात् विलेपी विरल द्रवा, यवागु में बहुसिक्त होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से याद करने हैं। बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है। अब आइए हम लोग क्लोम के विषय में बात करते हैं। तो क्लोम है, क्लोम की परिभाषा अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई है। तो क्लोम को पूछा जाए आपसे, क्लोम को कंड नाड़ी या श्वास नाड़ी किस आचार्य ने बताया है? कंड नाड़ी या श्वास नाड़ी क्लोम को किस आचार्य ने बताया है? क्लोम की अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। तो कंड नाड़ी व श्वास नाड़ी किसी को दिख नहीं रहा है क्या डॉक्टर? गणनाथ सेन में माने। हाँ, गणनाथ सेन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। आप बोलते हैं कि गणनाथ सेन की संहिता को भी अब पढ़ना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, केवल पारिक को पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर सारी गाइड मौजूद है, आपको गाइड करेगी एंट्रेंस को अच्छे से क्रैक करने के लिए। फुफ्फुस व उंडुक माना है गंगाधर ने। क्लोम को हृदय किस आचार्य ने माना है? तो चक्रपाणि ने। पित्ताशय डल्हन ने माना है। तो छोटे छोटे आचार्य जो हैं अलग अलग क्लोम की परिभाषाएं व्यक्त करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सर्पाग विहत। तो सर्पाग विहत का वर्णन सुश्रुत ने किया है। सर्पाग विहत मतलब कि पॉइजन नहीं हुआ है बट आप उससे डर गए हैं। तो इसका विवरण किस आचार्य ने बोला है? सर्पाग विहत का सुश्रुत ने बताया है। इसमें वात का प्रकोप बताया है। और आचार्य चरक ने शंका विष का वात का प्रकोप इसमें भी बताया। देखिए, जब भी हम किसी भी सर्प विष का इलाज करते हैं तो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में क्या है आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहला मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, एंटी वेनम तो आप हॉस्पिटल में जाकर लगाएंगे। एंटी वेनम इज द राइट आंसर, बट वो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको लगेगा। पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताना है। उस पर पैड को स्टेबल रखेंगे। उसके मतलब पैर को स्टेबल रखेंगे या उस पर पट्ट बांधेंगे, ये भी एक अच्छा मेथड है। लेकिन ये आता है, ये भी आता है ट्रीटमेंट में ही आता है। लेकिन एक और इलाज की तरीके हैं जो उसके शंका विष के समाधान में मदद करता है। आपको पता है
आश्वासन। एश्योरेंस, उसको बोलते हैं एश्योरेंस। एश्योरेंस कब क्या मतलब होता है कि आप पेशेंट को बताइए कि जिस सर्प ने आपको काटा है वो जहरीला है ही नहीं, या जहर वाला सांप आपको नहीं काटा, क्योंकि हमारे देश में या पूरे प्रजाति की बात करें तो 80% जो सांप होते हैं वो जहर के बिना ही होते हैं, उनके अंदर नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। तो आपको जो काटा है उसकी संभावना जो है नॉन पॉइजनस स्नेक की 80% है। 80% आपका चांस है कि आपको स्नेक जो काटा है वो बिना पॉइजन वाला काटा होगा। तो आपकी मौत हार्ट अटैक से ना हो जाए, इसलिए एश्योरेंस चिकित्सा मतलब उसको एश्योर किया जाता है पेशेंट को कि आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी हो जाएगा। नहीं तो उसके अंदर क्या चढ़ जाएगा, शंका विष चढ़ जाएगा। और शंका विष में विष के समान लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए वात का प्रकोप हो रहा है। वात का प्रकोप किस सर्प के काटने से होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। सर्प के 3 भेद होते हैं। मुष्टिक। हाँ, कौन सा सर्प था? दर्वीकर। हाँ, दर्वीकर सर्प, बिल्कुल सही बताया आपने। दर्वीकर सांप के द्वारा काटने पर वात का प्रकोप होता है। तो ये चरक का और सुश्रुत का सिस्टम है। सर्पांग अभिहत सुश्रुत वात का प्रकोप, शंका विष चरक वात का प्रकोप। सर्प विष आचूषणार्थ, सर्प ने काट लिया है तो उसके आचूषण करने के लिए क्या करें, तो चरक ने बताया कि मुख में मिट्टी या आटा भर के चूसना है, और सुश्रुत ने बताया मुख में वस्त्र भरकर चूषण का काम करना है। तो यहाँ पे सुश्रुत ने वस्त्र का प्रयोग किया है, चरक ने मिट्टी का। याद कैसे करना है कि सुश्रुत देखिए सर्जरी से रिलेटेड है, तो सर्जरी वालों के पास रुई वगैरह ज़्यादा मतलब पट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो मुख से भरकर मुख में पट्टी ही भरेंगे। तो सुश्रुत को इस तरह से आपको याद करना है। नवायस लोह का रोगाधिकार, नवायस लोह का रोगाधिकार ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। तो चरक ने तो पांडु बताया है, पांडु रोगाधिकार में क्या है, नवायस लोह है, लेकिन सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका में बताया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला, ये पॉइंट आता है क्वेश्चन कि सुश्रुत ने नवायस लोह का रोगाधिकार क्या बताया है। तो आंसर क्या रहेगा, प्रमेय पीड़िका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए जो लोग नए जुड़े हैं बता दो, 30 पेज वाला चल रहा है हमारा, अभी 30 पेज पे हैं हम लोग, ये देखिए दिख भी रहा है। तो महास्नेह का प्रयोग, तो 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, उनका अलग अलग गुणधर्म होता है। सर्पी, सर्पी का गुण देखते हैं हम लोग चरक के अनुसार। ये जो है चरक सूत्र 13 में मिलता है। और सुश्रुत वाला कहाँ मिलता है बताइए, किसी को पता है? सुश्रुत चिकित्सा 31। चिकित्सा 31 बिल्कुल सही जवाब है। स्नेह अध्याय में जो पंचकर्म से रिलेटेड जो पहला अध्याय था उसमें 31 वहां पर यहाँ पर मिलता है। 32 में स्वेद है, उसके बाद वमन विरेचन से स्टार्ट हो जाता है। तो सर्पी में क्या है, पित्त अनिल हर। अब सुश्रुत में क्या है, तो विषार्थ हीन बुद्धि वात पैतिक विकारों में उपयोगी है। वात पैतिक कौन सा, सर्पी। और इसमें क्या है, पित्त अनिल हर, वही बात कर रहे हैं पित्त और वात की। रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर्ण वर्ण प्रसादकम। तो ये स्टेटमेंट आ जाते हैं। निर्वापणम किसके लिए कहा गया है, मृदुकर कौन है, तो लोग मृदुकर में तेल लगा देते हैं या स्वेदन कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग को ये देखना है कि
मृदुकर यहाँ पर नहीं है, तेल में कहीं दिख रहा है मृदुकर नहीं है, तो मृदुकर इसी में है, निर्वापण भी इसी में। अब हम लोग सर तेल, निर्वापण का क्या मतलब होता है? निर्वापण का मतलब जो है ठंडा कर देना शायद होता है इसका मतलब। निर्वापण का किसी को मतलब पता हो तो बता सकता है। निर्वापण का मतलब संहिता में देखना पड़ेगा इसका क्या मतलब है, आप रेफर कर लीजिए चरक सूत्र 13, वहां पर निर्वापण का अर्थ आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। और इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि मृदुकर स्वर वर्ण प्रसादिकम। तेल पे आ जाइए, वात सामक, वात सामक होता है तेल, मगर कफ वृद्धि नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? वात सामक न च श्लेष्म विवर्धन, ऐसा ही कोई कोटेशन है वहां पर। तो ये ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सी चीज है जो वात की तो सामक है लेकिन कफ की वृद्धि नहीं करती, तो तेल है। बलवर्धक, त्वच, उष्मा व मांस का स्थिर रखने वाले, योनि विशोधक, बहुत इंपॉर्टेंट, योनि विशोधक कई बार आ चुका है, योनि विशोधक है। वसा क्या है? योनि भ्रंश में वसा दिया जाता है, ना कि मज्जा दिया जाता है, याद रखिए। योनि भ्रंश में वसा दिया जाता है। वसा क्या होता है? एनिमल फैट होता है, एनिमल की जो फैट्स होती हैं, फैट सेल से प्राप्त। योनि भ्रंश में क्या दिया जा रहा है? वसा। विद्ध एवं भग्न में वसा दिया जा रहा है। कर्ण शिरः शूल नाशक वसा ही है। पुरुषार्थ वृद्धि हेतु भी वसा। नित्य व्यायाम करने वाले, तो नित्य व्यायामी को भी आप वसा ही देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा, मेदो व मज्जा का वर्धन करने वाला। तो मज्जा किस किस में देते हैं? बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा, मेद व मज्जा का वर्धन करने वाला होता है। आगे देखिए, सुश्रुत के अनुसार मज्जा का प्रयोग सबसे पहले देखते हैं, क्रूर कोष्ठ में दिया जाता है, वातज विकारों में उपयोगी। और वसा का प्रयोग है तीव्राग्नि वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। वायु जिसका प्राण है, वायु हो जिसका प्राण है, ऐसे लोगों में उपयोगी है। तैल किस में दिया जा रहा है? कृमि कोष्ठ में उपयोगी है। विषार्थ, हीन बुद्धि, वातपैत्तिक विकारों में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस पे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि विद्ध और भग्न में क्या दिया जाए? किसी को भग्न, वसा। क्या? वसा। वसा। वसा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब है। और योनि भ्रंश में क्या देना चाहिए? वसा। वसा। क्रूर कोष्ठी में क्या देना चाहिए? मज्जा। मज्जा। हाँ, सुश्रुत के अनुसार मज्जा देना चाहिए। और मतलब वात, कफ को ना बढ़ाए लेकिन वात को समन कर दे, ऐसा क्या है? मृदु, मृदुकर क्या है? मृदुकर, मृदुकर है ये सर्पी, चरक के अनुसार। यहाँ पर सुश्रुत में ऐसा कुछ नहीं है। हीन बुद्धि को बुद्धिमान बनाने के लिए आप क्या क्या देंगे? हीन बुद्धि, देखिए हीन बुद्धि और वात पैत्तिक विकारों में उपयोगी है सर्पी, सुश्रुत के अनुसार।
हीन बुद्धि में दिया जाता है। किसी की बुद्धि कम काम कर रही हो तो बस दे दीजिए। कृमि कोष्ठ में क्या है? तेल। सुश्रुत के अनुसार तेल है। देखिए कृमि कोष्ठ में, अब वहां डायरेक्ट ये बात आएगी। अब आप अगर याद कर लिए चरक का तो समझ नहीं पाओगे कृमि कोष्ठ में हो। इसीलिए आपको गाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसी चीजों के लिए। अब यहाँ बात आती है कि स्नेह के लिए 3 पाक बताए गए, मृदु, मध्य और खर पाक। ठीक है, मृदु, मध्य और खर पाक स्नेह पाक के नियम है। तो इसमें तीनों प्रकार के स्नेह पाक की क्रिया हो चुकी है, तीनों में पाक हो गया है, लेकिन आपको अलग अलग यूज के लिए अलग अलग देना है। जैसे मान लीजिए कि चरक के अनुसार बात करें, मृदु पाक है तो उसका यूज करोगे नस्य में। मध्यम पाक है तो पान और बस्ती में। और खर पाक है तो अभियंग में। ठीक है, खर पाक है तो अभियंग, क्योंकि खर पाक जब चीजें हो जाती हैं तो वो बाहरी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल, आप जैसे मान लीजिए तेल बहुत अधिक जल गया है तो आप उसे खाएंगे तो है नहीं, आप उसे शरीर पर लगा सकते हैं। लेकिन और मृदु पाक है तो नस्य में दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? मृदु पाक में नस्य में दिया जाता है। कम भी पका हुआ तेल है जैसे कि तेल हम लोग कच्चा ही नाक में डाल लेते हैं, कच्चा भी नाक में तेल आप डाल सकते हैं। समझ गए होंगे बात। अब मध्य पाक है तो क्या करना है, पान और इंटरनल एप्लीकेशन कब देना है, मध्यम पाक में, क्योंकि बस्ती, हाँ बस्ती भी दे रहे हो तो क्या गुदा मार्ग से दे रहे हो, अंदर जा रहा है तो वो भी इंटरनल एप्लीकेशन हो गया, तो मध्यम पाक वाला बेस्ट होगा। तो ये जो सिस्टम है पान और बस्ती चरक का स्टेटमेंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सारंगधर की बात पहले कर लिया जाए कि सारंगधर ने क्या बोला, क्योंकि भैषज कल्पना में सारंगधर का कोई तोड़ ही नहीं है। उन्होंने मध्यम पाक के लिए बोला है सर्व कर्म हेतु उपयोगी। तो सारंगधर ने बोल दिया कि ये जो पान और बस्ती, अब भाई सही बात है, जिसका तुम इंटरनल ले सकते हो उसका एक्सटर्नल भी ले ही लोगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। एक्सटर्नल तो और भी इजी हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने कम पकाया है तो तेल को मध्यम पका दिया तो अब हम उसे अभ्यंग में नहीं ले सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, भी कच्चा भी अभ्यंग ले सकते हो। तो सर्व कर्म हेतु उपयोगी सारंगधर ने बता दिया। बात करते हैं सुश्रुत का, और ये सबसे कठिन टॉपिक है सुश्रुत वाला, थोड़ा कठिन। ये बेस आपका कर दिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सुश्रुत ने जो है खर पाक तेल का प्रयोग किसके लिए किया है, तो आंसर हो जाएगा बस्ती व करण पूरण में। तो कठिन क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आप सोचेंगे अभ्यंग के लिए किया होगा, लेकिन सुश्रुत ने खर पाक तेल जो कि जलाया हुआ तेल है इसका प्रयोग बस्ती व करण पूरण में किया। मध्य पाक तेल नस्य व अभ्यंग में दिया है और मृदु पाक तेल पान में दिया है। तो कठिन हो गया टॉपिक यहाँ पर। तो याद कैसे करेंगे, तो मृदु मृदु पाक वाला जो है ये पान करा रहा है, लेकिन बस्ती जो है खर पाक में दी जा रही है। ये जो बीच वाला था ये ऊपर नीचे हो गया, देख सकते हैं आप। और नस्य जो ऊपर था वो बीच में आ गया। नस्य जो है मृदु पाक में दिया था, लेकिन यहाँ मध्यम पाक में बताया गया है। और अभ्यंग ऊपर से ऊपर चला गया 1 पॉइंट, यानी ये जो है बीच में आया है, ये अभ्यंग भी बीच में चला गया है, दोनों बीच में चले गए हैं। पान और बस्ती जो है डिवाइड हो गए हैं, एक ऊपर पान और नीचे बस्ती। ठीक है, और बस्ती को कैसे याद करोगे,
बस्ती और कर्ण पूर्ण कैसे याद करोगे कि एक साथ था? तो बस देखिए, बस्ती भी एक प्रकार की, जो कर्ण पूर्ण है वो भी एक प्रकार की बस्ती ही मानी जाती है। आंखों की और कानों की जो बस्ती है वो मानी जाएगी। तेल दोनों जगह प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये बात आ गई। तो आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप बता लेंगे अब। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आचार्य सारंगधर ने मध्य पाक तेल का प्रयोग कहाँ बताया है? शतकर्म। ठीक है। सुश्रुत ने मध्य पाक तेल का प्रयोग कहाँ बताया है? नष्ट और अभियंग। नस्य और अभियंग में बताया है। ये बताइए कि अ, चरक ने खर पाक तेल का प्रयोग कहाँ बताया है? अभियंग। और सुश्रुत ने खर पाक तेल का प्रयोग कहाँ बताया है? बस्ती और स्वयं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये बताइए, सुश्रुत ने मृदु पाक तेल का प्रयोग कहाँ बताया है? पान में। अब एक और क्वेश्चन लास्ट में बता दीजिए, अ, अगर किसी को बस्ती देनी है, अगर किसी को बस्ती देनी है तो आप चरक के अनुसार कौन सा तेल इस्तेमाल करोगे? मृदु? नहीं सर, हाँ हाँ, चरक के अनुसार आप बस्ती देनी है तो मध्यम पाक तेल का इस्तेमाल करोगे। और सुश्रुत के अनुसार कौन सा तेल करोगे? खर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हमारी हो गई तेल पाक के सिद्धांतों के विषय में। सारंगधर ने अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ। ये बताइए कि खर पाक जो तेल है, सारंगधर ने उसका यूज क्या बताया है? हाँ, अभ्यंग बताया है। और मृदु पाक तेल का प्रयोग क्या बताया है? हाँ, नस्य बताया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्नेह सिद्धि के लक्षणों पर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये चरक का सिस्टम है और ये सुश्रुत व सारंगधर का सिस्टम है। तो तेल सिद्धि और सर्पी सिद्धि में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर किसी अगर किसी सर्पी में फेन आगम हो रहा है, यानी स्टार्टिंग फेन का स्टार्टिंग हो रहा है, तो वो सर्पी सिद्धि का लक्षण है चरक के अनुसार। ठीक है, इसको पलट दीजिएगा, पहले चरक का पढ़ लीजिए। फेन का आगम हो रहा है तो सर्पी सिद्धि, फेन की शांति हो रही है तो तेल सिद्धि। ठीक है, आपको बस ये याद रखना, एक स्टेटमेंट याद रखना, बस आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखिए, फेन की शांति आप लोग देखे होंगे जब भी कुछ बनाते हैं घरों में, तो जब उसमें तड़का खत्म हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ये तेल सिद्धि के लक्षण है। तड़का स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है, छौंका जब हम लोग लगाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ देर तक तड़का लग जाता है तो वो फेन की शांति हो जाती है, तो वो तेल सिद्धि का लक्षण है। ये चरक का स्टेटमेंट है। अब एक में शांति है तो एक में क्या होगा? स्टार्टिंग होगा। फेन का आगम है तो वो सर्पी सिद्धि का लक्षण है। इसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए तो वो सुश्रुत और सारंगधर का मत बन जाएगा। ठीक है, जैसे फेन की शांति यहाँ पर हो रही है तो सर्पी सिद्धि के लक्षण, फेन का आगम हो रहा है तो तेल सिद्धि का लक्षण। सुश्रुत और सारंगधर ने बिल्कुल क्या किया है? अपोजिट कर दिया है। आपको क्या याद रखना है? घरों में जब छौंका लगाते हैं तो शांति के समय तेल सिद्धि होती है। बस एक याद करेंगे, पूरा खुद ही से निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर यह बात हो गई। इसके बाद हम लोग गर्भ वाला हो रहा है। चलिए गर्भ के विषय में अब हम लोग बात करते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है गर्भ वाला, लेकिन इम्पोर्टेंट है।
तो गर्भ का मासानुमासिक विकास के विषय में अब हम लोग बात करेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो चरक और सुश्रुत का ही स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया है। तो प्रथम मास में खेट भूत उदीर्यते, तो ये चरक का है। और प्रथमे मासे कललम जयते, ये सुश्रुत का है। ठीक है, प्रथम मासे कललम जयते, कलल स्वरूप का। खेट भूत उदीर्यते, सुश्रुत ये चरक का है। द्वितीय मास में क्या होगा, चरक के अनुसार ये घन स्वरूप हो जाएगा और पेशी अर्बुद और घन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेशी अर्बुद घन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक शेप ले लेगा। घन है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री, अर्बुद है तो नपुंसक। सुश्रुत के अनुसार भी वही स्टेटमेंट चलता है कि महाभूतों में पाक होगा, घन अर्बुद पेशी स्वरूप निर्माण हो जाएगा। तृतीय मास में क्या होगा, चरक के अनुसार सुख दुख की वेदना, दो हृदय की उत्पत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो हृदय की उत्पत्ति चरक के अनुसार किस महीने में होती है, तीसरे में। सर्व इंद्रियों और सर्व अवयवों की उत्पत्ति, सर्व इंद्रियों की और सर्व अवयवों की उत्पत्ति, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। स्पंदन प्रारंभ हो जाएगा। अब सुश्रुत क्या कहते हैं, हस्तपाद सिर पंच पिंडिकों का निर्माण, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म। तो वही बात जो इसमें लिखी गई है उसको दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, दो हृदय उत्पत्ति। चतुर्थ मास में चरक क्या बोलते हैं कि गर्भ की स्थिरता बढ़ती है, गर्भिणी का शरीर भार बढ़ जाता है। तो पहले देखिए, पहले क्या सिस्टम होता है कि गर्भिणी जो है, गर्भिणी पहले मोटी होगी, मतलब पहले वो मोटी होगी, उसके बाद बच्चा मोटा होगा और वो पतली होती जाएगी। तो यही सिस्टम चलता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप लोग को बताया गया था। तो गर्भिणी का शरीर बढ़ जाता है चौथे महीने में और गर्भ की स्थिरता बढ़ जाती है। सुश्रुत क्या बोलते हैं कि गर्भ हृदय व चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है, गर्भिणी की दो हृदय संख्या हो जाती है। सुश्रुत के अनुसार दो हृदय अवस्था कब आ रही है, चतुर्थ महीने में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सुश्रुत के अनुसार दो हृदय अवस्था किस महीने में होती है। तो आप बिल्कुल तीसरे महीने में मत करिएगा, चौथे महीने में यहाँ पर देखा रहा है। अंग प्रत्यंग विभाग प्रवेश। पंचम मास में क्या देखने को मिलेगा आपको, गर्भ के मांस व रक्त की अधिक वृद्धि हो जाएगी। गर्भ के, अब पांचवें महीना है तो बच्चा ग्रोथ करने लगेगा, माँ पतली होती जाएगी, इसी तरह का सिस्टम है। देखो गर्भिणी कृश हो रही है और बच्चा जो है, और गर्भिणी कृश हो रही है और बच्चा जो है बड़ा होने लग रहा है। तो ग्राफ जो है थोड़ा सा इस तरह का बनता है। यहाँ पर मान लीजिए गर्भिणी है तो बच्चा जो है, गर्भिणी इस तरह से हो रही है तो बच्चा जो है इस तरह से ग्रोथ करेगा, मतलब वो जब घट रही है तो ये बढ़ रहा है। गर्भ के मांस व रक्त की वृद्धि होगी, गर्भिणी कृश हो जाती है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, मन प्रतिबुद्धतरम भवति। षष्ठम मास में देखिए, सुश्रुत बोलते हैं षष्ठे बुद्धि, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है। षष्ठे बुद्धि लिखकर बोल देगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो सुश्रुत का है। यानी बुद्धि की उत्पत्ति सुश्रुत ने बताई है षष्ठे महीने में। जैसे प्रथम मास से कललम जायते, वैसे यहाँ पर स्टेटमेंट। षष्ठम मास में चरक के चरक के बल बालक के बल वर्ण आदि की वृद्धि होती, फलता गर्भिणी के बल व वर्ण की हानि होती है। बालक के बल व वर्ण की वृद्धि होगी और फलतः गर्भिणी के बल व वर्ण की हानि होगी। यहाँ कृश हो रही थी, फिर बल वर्ण की भी हानि होने लगी। सप्तम मास में देखिए, गर्भ संपूर्ण भाव से पुष्ट हो गया है, गर्भिणी क्लांततम हो जाती है। गर्भिणी क्लांततम
मतलब सबसे ज्यादा कमजोर 7वें महीने में हो जा रही है। अब बात करते हैं सुश्रुत में क्या बोला है, सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह। अब इस महीने में कश्यप का भी दिखा हुआ है, तो गर्भ त्रिदोष युक्त हो जाता है 7वें महीने में। अष्टम महीने में क्या होगा कि चरक के अनुसार ओज का आदान प्रदान होगा, यानी ओज कभी माँ में तो कभी बच्चे में, कभी माँ में कभी बच्चे में जा रहा है। ओज की स्थिरता जो है सुश्रुत के कोटेशन है। चरक बोलते हैं ओज का आदान प्रदान, ये बोलता है ओज की स्थिरता। ठीक है, 8वें महीने में यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 8वें महीने में क्वेश्चन क्या रहेगा, 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे की मौत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है? तो आप क्या आंसर देंगे? क्या? ओज की अस्थिरता। हाँ, ओज की अस्थिरता सुश्रुत के अनुसार, और ओज का आदान प्रदान होता रहता है, ओज की अस्थिरता होती है। इसी वजह से 8वें महीने में बच्चा जो पैदा होता है उसकी संभावना मौत होने की ज्यादा होती है, 7वें महीने से भी ज्यादा होती है, सोचिए। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं 9वें महीने की। तो 9वें महीने में क्या होता है कि चरक में 8वें मास के एक दिन पश्चात से ही प्रसव काल प्रारंभ हो जाता है। 8वें महीने के एक दिन बाद से, 8वां महीना हो गया पहला दिन, प्रसव काल शुरू हो गया, जो कि 10 मास तक विघ्न रहित माना जाता है। तो 10 महीने यानी 60 डेज का टोटल हो गया। ठीक है, अगर 30 डेज मान रहे हैं तो 60 डेज का ही हो गया। 9 से 12वें मास तक प्रसव काल। यहाँ पर देख लीजिए सुश्रुत ने 9 से 12 मान लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, 9 से 12 किसने माना? सुश्रुत ने माना। और 9 से 10 किसने माना? चरक ने माना है, यानी प्रसव काल। और एक बीमारी है जो 10 महीने के बाद इलाज करने के लिए बोलते हैं, उस बीमारी का नाम बताइए। हाँ, रक्तज गुल्म। ये चरक के अनुसार कोटेशन है, इसीलिए नहीं तो बोलते नहीं, अगर सुश्रुत का होता तो बोलते 12 महीने के बाद इलाज करो, लेकिन चरक का था इसीलिए रक्तज गुल्म वाला स्टेटमेंट वो चरक का है। ये 10 महीने के बाद इलाज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 10 महीना तक प्रसव काल है, बच्चे की मौत ना हो जाए इसके लिए हम उसका इलाज ही नहीं करते। अब देखिए आधुनिक मतानुसार है, तो आधुनिक मतानुसार को अभी हम लोग छोड़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए छोड़ा गया, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये मॉडर्न यहाँ तक है। अब आयुर्वेद पे आ जाइए, सुश्रुत पे। तृतीय मास में इंद्रिय सूक्ष्म, चतुर्थ मास में इंद्रिय प्रव्यक्त और प्रव्यक्त तरह, सप्तम मास में इंद्रियां प्रव्यक्त तरह। तो इंद्रियों के बारे में ये स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। दौहित्यावस्था, दौहित्यावस्था से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चरक ने तृतीय मास, चरक ने क्या बोला? तृतीय मास में। सुश्रुत ने क्या बोला? चतुर्थ मास में। अब वाग्भट ने बोला है 3 पक्ष से 5 मास तक। कश्यप ने तृतीय मास में बोल दिया। तीसरा पक्ष क्या होता है? ये तीसरा पक्ष मतलब कितना डेज होगा? देखो एक महीने में कितने? हाँ, ये 45 डेज है, यानी 1.5 महीना। आप कह सकते हैं इसको 1.5 महीना। 1/2 वाग्भट बोलते हैं, वहां से लेकर 5वें महीने तक। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि वाग्भट के अनुसार दौहित्यावस्था क्या है। तो वाग्भट के अनुसार दौहित्यावस्था है
1.5 महीने से 5 महीने के बीच में। सुश्रुत का क्या है? चतुर्थ मास। ठीक है, अब हम लोग इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि आपका फिर से रिवाइज हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बात आ रही है कि सुश्रुत के अनुसार बुद्धि की उत्पत्ति किस महीने में होती है? हाँ ठीक है। कलल की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई और किस महीने में होती है? कलल की उत्पत्ति सुश्रुत के द्वारा बताई गई है। ठीक है, प्रथम मास से कललम जायते। हाँ ठीक है, प्रथमम मास से कललम जायते। खेट भूत उदीर्यते, ये किसके लिए कहा गया है, किस महीने में? प्रथम मास चरक। हाँ ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। ये बताइए कि जो इंद्रियां होती हैं वो प्रव्यक्ततः कब हो जाती, किस महीने में? प्रथम मास किस महीने में? 7वें महीने में। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखिए आया है, इंद्रियां प्रव्यक्ततर हो जाती हैं सप्तम मास में। ठीक है, आगे बढ़िए। गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति, तो गर्भ में सबसे पहले उत्पत्ति किस चीज की होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिर की उत्पत्ति किस आचार्य के द्वारा बताई गई है? कुमार सिरा भरद्वाज, चरक के द्वारा में। हृदय की उत्पत्ति कांकायन, नाभि की उत्पत्ति भद्रकाप्य, गुदा की उत्पत्ति भद्र शौनक, हाथ पैर बड़ीश और इंद्रियां वैदेह जनक, अचिंत्य मरीच कश्यप सर्वांग आत्रेय। ठीक है, तो ये जो है चरक का स्टेटमेंट है और ये सुश्रुत का है, यानी सिर की उत्पत्ति सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत में जो लिखा हुआ है वो सौनक आचार्य ने बताया। फिर कृतवीर, फिर पराशर, पाणिपाद मार्कंडेय, मध्य शरीर सब सबूति गौतम, सर्वांग सर्वांग धन्वंतरी। तो देखिए जो मेन टॉपिक क्या है कि सर्वांग की उत्पत्ति किस आचार्य ने बोली है, तो आत्रेय ने। और इसमें क्या ना, सर्वांग की उत्पत्ति देखो एक एक तरीका है कि सबसे बेस्ट कौन है बताने का। हम सभी आज भी जानते हैं कि सभी प्रकार की जो बॉडी के पार्ट्स हैं एक साथ डेवलप करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में यही बात रखी जाती है। सर्वांग, तो आत्रेय का मत सबसे अच्छा है। आत्रेय लिखे भी बुक हैं, भाषण भी दिए हैं और उसमें धन्वंतरी का बेस्ट माना जाएगा, उन्होंने भी सर्वांग बोला है। ये दोनों इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इसके अलग अचिंत्य एक पूछा जा सकता है, मरीच कश्यप ने बताया। अचिंत्य यानी कोई इसमें बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि सिर की उत्पत्ति सबसे पहले कौन बताया, तो कुमार सिरा भारद्वाज और सौनक, इसमें सौनक, क्योंकि इसमें भी सिर वर्ड है, इसमें भी सिर वर्ड है, आप बता सकते हैं। सर अचिंत्य किसने माना है? क्या? अचिंत्य किसने माना है? इसमें अचिंत्य मरीच कश्यप ने माना है, मरीच कश्यप, इसमें नहीं माना कुछ। मरीच कश्यप ने माना। इंद्रियां कौन माना है? वैदेह जनक, वैदेह देश के राजा। तो वैदेह देश के जो राजा हैं वो, उनका किस सब्जेक्ट में योगदान ज्यादा है? सलाह के तंत्र में, स्पेशली आंखों से रिलेटेड जो सिस्टम है सलाह के तंत्र में,
वैद्य देश के राजा का जिक्र ज्यादा मिलता है। बर्डिश यहाँ पर है हाथ पैर। उदा है भद्र शौनक। ठीक है, इसको याद करने के लिए ट्रिक आप स्वयं भी बना सकते हैं, हम भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हृदय है, तो हृदय की उत्पत्ति किसने मानी है? तो कंकायन ने मानी है, कंकायन ने मानी है। आगे बढ़िए, नए कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। त्वचा वर्गीकरण। त्वचा के वर्गीकरण के विषय में क्या बात की जा रही है यहाँ पर? प्रथम उदक धरा कला, द्वितीय अश्रिक धरा कला, तृतीय सिद्ध व किलास का अधिष्ठान, चतुर्थ दद्रु व कुष्ठ का अधिष्ठान, पंचम अलझी व विदृति का स्थान, और षष्ठी इसे काटने पर तमा प्रवेश स्थूल मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पहला जो है, पहली जो कला है वो जल को धारण किए रहती है, दूसरी कला रक्त को धारण किए रहती है, तीसरी है सेधमा और किलास का अधिष्ठान है। कुल मिलाकर यहाँ पर छह हैं, 6 layers ऑफ आवर स्किन। छठवीं के काटने पर क्या हो रहा है? तमह प्रवेश हो जा रहा है। अलजी और विदृति का अधिष्ठान पंचम में है, दद्रु व कुष्ठ का स्थान अधिष्ठान चतुर्थ है। ठीक है, ये 6 हो गए। इसमें याद भी करना है आपको इसको। ठीक है, तो ये वाला याद हो जाएगा। मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। सुश्रुत के अनुसार जो जो कलाएं वो लेयर्स हैं वो कितनी हैं? 7 लेयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रथम अवभासनी, द्वितीय लोहिता, तृतीय श्वेता, चतुर्थी ताम्रा, पंचमी वेदनी, षष्ठी रोहिणी और सप्तमी मांसधारा कला। तो कुष्ठ का अधिष्ठान जो है कहाँ कहाँ का है? वेदनी और ताम्रा को माना है। वेदनी यानी पंचम को और ताम्रा को क्या माना है? कुष्ठ का अधिष्ठान माना है। सप्तमी वाले में क्या होता है कि भगंदर, विद्रधि और अर्च अधिष्ठान होते हैं। अर्च का अधिष्ठान क्या है? सप्तमी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रमाण भी इसका याद होना चाहिए। व्रीहि के 1/18 प्रमाण में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषवेग। विषवेग अभी आपको उसमें बताया गया है, तुरंत इसी दौरान आपको बताया गया है। तो प्रथम वेग में क्या है? रस विकृति। तो आज हम लोग इसको क्लास को बहुत ही छोटा ही रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है कल भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग विष के वेग और विष की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए बात करते हैं हम लोग। प्रथम विष वेग में क्या लक्षण देखने में आता है? रस की विकृति हो जाती है। रस की विकृति पहले प्रथम वेग में रस की विकृति होगी, और द्वितीय वेग में रक्त की विकृति होगी। द्वितीय वेग में किसकी विकृति हो रही है? ये चरक के अनुसार है, रक्त की विकृति। तृतीय वेग में मांस की विकृति होगी, और चतुर्थ वेग में सर्वदोष प्रकोप। पंचम वेग में नील आदि नाम मशो, नीला दीनांत मशो,
यहाँ पर लिखा हुआ है पंचम वेग में, षष्टम वेग में हिक्का, सप्तम वेग में स्कंध भग, स्कंध भग भंग, और अष्टम में मृत्यु। जो सुश्रुत हैं वो 7 ही वेग मानते हैं और ये 8 वेग मानते हैं, चरक 8 वेग मानते हैं, ये 7 मानते हैं। 7वें में ही मृत्यु हो जा रही है इसमें, देख लीजिए आप, स्कंद, कटिपात व मृत्यु। तमक श्वास जो है द्वितीय में आता है, इसमें पहले ही श्वास की उत्पत्ति हो जा रही है। अमाशय में विष, उत्पत्ति वेग को। तालुशोष, तीव्र आमाशय शूल। चतुर्थ वेग में हिक्का की उत्पत्ति होती है सुश्रुत के अनुसार। आमाशय व पक्वाशय में पीड़ा। सर्वदोष प्रकोप जो है 5वें महीने में होता है, मतलब 5वें वेग में होता है सुश्रुत के अनुसार, और चौथे वेग में होता है चरक के अनुसार। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताइए जो है सर्वदोष प्रकोप जो है अलग अलग आचार्यों का क्या है? चतुर्थ वेग चरक ने बोला है। और पंचम वेग किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। तो देखिए यहाँ पर सर्वदोष प्रकोप है, ये यहाँ पर। हिक्का किसमें है? छठवें वेग। हाँ, अकॉर्डिंग टू चरक 6th वेग। अकॉर्डिंग टू चरक जो है 6th वेग। देखो हिक्का 6th वेग में, और इसमें जो है चतुर्थ वेग में ही है। ठीक है, ये बताइए स्कंद भग भंग, स्कंद भग किसमें है? सप्तम वेग। ये बताइए कि मौत हो जाना ये कौन से वेग का लक्षण है सुश्रुत के अकॉर्डिंग? 7वां है। ऑप्शन में 8वां भी दे सकता है, और 20 वेग 8 होते हैं, आपको ये भी याद है, तो ये गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पे। आगे देखिए, विष वेगों की चिकित्सा। विष वेगों की चिकित्सा में ये डाटा तैयार है, यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है। अष्टम में तो कुछ इलाज करना नहीं है। तो प्रथम वेग की चिकित्सा में दाह कर्म, ये हर बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से उठा दिया जाता है और आपको करने पड़ते हैं। जैसे वमन विरेचन का प्रयोग, वमन और विरेचन का प्रयोग किस वेग में करवाना चाहिए? ये क्वेश्चन आते हैं, वमन और विरेचन, आप क्या बोलोगे? इसका कोई हाँ, इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वमन और विरेचन कब करवाना चाहिए, लेकिन द्वितीय वेग यहाँ पर सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, और चरक के अनुसार विरेचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और पहले में भी वमन करवाया जाता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो वमन 2 में करवाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि अगध का प्रयोग कब करवाया जाता है? किस महीने में अगध का प्रयोग सुश्रुत के अनुसार करवाया जाता है? किस वेग में? हाँ, तृतीय वेग में। तृतीय वेग में क्या कुछ नहीं करवाया जा रहा है, अगध पान यहाँ करवाया गया, बिल्कुल सही है। तो अगध पान यहाँ पे भी करवाया गया, घृत से अगध पान, अगध पान, अगध पान, अगध का प्रयोग कई में है, अगध का प्रयोग, लेकिन चरक दूसरा, छठवां और 7वां छोड़ के सब में कराते हैं। हाँ, दूसरा, फिर छठवां और 7वां। हाँ, 6वां और 7वां, ये इसमें और इसमें, बाकी 4 में कराते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग स्थावर में जांगम, इसका प्रयोग व सर्पदष्ट, ये कब करवाते हैं? मतलब कि सांप का जहर खिला देना, मतलब जहर से कटवा देना, सांप से कटवाना,
ये किस वेग का इलाज है? सप्तम वेग। हाँ, लास्ट में ही करवाया जाता है, क्योंकि सांप से कटवाना तो एक खुद ही प्राण घातक क्रिया है। तो इसको जो है बाद में ही रखा जाएगा, 7वें या 8वें में, तो 7 ही है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षारागत पान किसमें क्षारागत पान किस वेग में कराया जाता है? तृतीय। हाँ, तृतीय वेग में कराया जाता है। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अगर बार बार देख रहे हैं तो आपको याद रहेगा। इसीलिए डेली पुस्तक को खोलिए और याद कीजिए। इसका कोई और इलाज नहीं है। क्षारागतपान तृतीय वेग में करना होता है। अगतपान इसमें ये बता दिया गया है। ये बताइए, संज्ञा स्थापक औषधियों का प्रयोग कब करवाया जाता है? छठे वेग में। हाँ, ये है चरक का कॉन्सेप्ट। छठे वेग में संज्ञा स्थापन का प्रयोग करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7वें महीने का हो गया। पलाश बीज चूर्ण व मोर पित्त। पलाश बीज चूर्ण व मोर पित्त का प्रयोग यहाँ पर करवाया जा रहा है। मोर के पित्त का प्रयोग 8वें वेग में करवाया जा रहा है। यानी पहले सांप से कटवाए, फिर मोर के पित्त का प्रयोग करवाए। अब बात करते हैं हम लोग गर्भणी की मासानुमासिक जो चर्या है। चलिए ये वाला और पढ़ लेते हैं। गर्भणी की मासानुमासिक परिचर्या। प्रथम मास तो कितने कितने दिन की होगी? परिचर्या कितने महीने की होगी? 9वें महीने तक का होगा। लेकिन जो सुश्रुत हैं वो ये जो है 8वें महीने तक ही सीमित रखते हैं सिस्टम को। ये परिचर्या है, देख रेख है, गर्भणी का देख रेख। तो प्रथम मास में शीतल दुग्ध पिलाते हैं, चरक। और सुश्रुत क्या करते हैं, 1 से 3 मास तक मधुर शीत व द्रव आहार दें। मधुर शीत व द्रव आहार दें, तो उसके लिए बेस्ट है शीतल दुग्ध। द्वितीय मास में क्या हुआ, मधुर गण से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करवाना है। 1 से 3 मास तक मधुर शीत व वही वही बात है, फिर से वही बात कॉमन। 3 महीने तक तो वही सिस्टम चला दिए इन्होंने। मधु, दूध, मधु और घृत, ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर तीनों को मिलाकर पिया जाए। चौथे मास से ही डिस्कशन होगा कि दूध व प्लस मक्खन, 1 अक्ष प्रमाण में मक्खन लेना है। मक्खन की मात्रा दे दी गई। और सुश्रुत क्या करते हैं, पयो नवनीत संश्लिष्ट आहार या जांगल मसान युक्त मांस युक्त आहार। नवनीत बोलते हैं नया नया निकाला हुआ मक्खन, उसी से आहार लेना है, उसी का आहार लेना है। या फिर जांगल मांस युक्त, इसमें आपको प्रोटीन कंटेंट, आपको प्रोटीन एंड फैट कंटेंट आपको भोजन में लेना है। इसमें भी वही बात की जा रही है। प्रोटीन फैट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर डेवलपिंग। क्योंकि चतुर्थ मास में आपने भी देखा था कि वेट गेन हो रहा है, वेट, फिर उसके बाद घटने लगता है वेट। तो दूध में घृत मिलाकर, पंचम मास में दूध में घृत मिलाकर, षष्ठम मास में मधुर गण से औसत सिद्ध दूध में घृत मिलाकर स्वदंष्टा सिद्ध यवागु का प्रयोग करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वदंष्टा। स्वदंष्टा किसका पर्याय है, किसी को पता हो तो बताओ। स्वदंष्टा गोक्षूर का पर्याय है, गोक्षूर का पर्याय है। इसको बोलते हैं ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस बोलते हैं। इसका प्रयोग हम कब कराते हैं, जब शरीर में ताकत पैदा करनी हो, या फिर वातानुलोमन का काम कराना हो, ये पेशाब वगैरह खुलकर लाना हो, ये सब लाता है।
सप्तम मास में मधुर गण से औसत सिद्ध दूध का घृत मिलाकर क्या पृथक करणी। यवागु दूध व घृत का प्रयोग पदरोधक क्वास्य स्थापन बस्ती तदंतर मधुगण। दूध से अनुवासन बस्ती लेनी है। 8वें महीने में दूध से अनुवासन बस्ती ले सकते हैं आप। देखिए जब भी बेबी जो है पेट में आता है तो साइटिका हो जाती है माँ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपका बेबी है और यहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी है तो यहाँ पर नस दबने लगती है, तो साइटिका के सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। तो आप क्या इलाज देंगे? व्हाट विल बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? आप दे सकते हैं। दूध से अनुवासन बस्ती देने के लिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं, और ये चिकित्सा दी जा सकती है लेकिन अवॉइड किया जाता है, फिर भी अवॉइड किया जाता है क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं से ये जो है दिक्कत यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इलाज ही नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम उसे दर्द से तड़पने देंगे? तो ऐसा भी नहीं है। आजकल रिसर्च में मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कई मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि दर्द निवारक तो हैं, लेकिन जो है बच्चे को कोई घातक नहीं नहीं देती। एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर माँ जो है पैरासीटामोल या एक्लोफेनाक को अधिक मात्रा में खा ले तो बच्चे में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? माँ अगर पैरासीटामोल खा ले तो बच्चे में क्या होगा, हो जाएगा? बच्चे में जब पैदा होगा तो बच्चे में क्या होगा सिम्टम? तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा, उसका रंग पीला हो जाएगा, या फिर उसको जॉन्डिस हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर उसको कॉलरा हो जाएगा। आंसर बताइए। हाँ, जॉन्डिस हो जाएगा। रीजन बता सकते हैं आप? रीजन बताइए जॉन्डिस क्यों हो जाएगा पैरासीटामोल अगर गर्भणी को दे देते हैं तो? देखिए होता क्या है कि लीवर, जो पैरासीटामोल है वो हेपाटोटॉक्सिक भी होता है। माँ को तो टॉक्सिक नहीं होगा लेकिन बच्चे में वो मात्रा टॉक्सिसिटी कॉज कर जाती है। तो बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यही जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस देखने को। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस? ट्रीटमेंट बताइए आप लोग। हाँ बहुत अच्छा, फोटोथेरेपी इलाज है इसका। लेकिन जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है उसका इलाज है, अगर ज़्यादा पैरासीटामोल खाया है तो इलाज के प्रोटोकॉल कुछ बदल भी सकते हैं। लेकिन जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है साधारण वाला, वो इसी से हो जाता है, फोटोथेरेपी से सही हो जाता है। सुश्रुतान मूल चरक 13 स्रोतस और सुश्रुत के 11 जोड़े स्रोतस। स्रोतस के क्या है मूल? चलिए आज हम लोग यहीं पर ये 35 तक रखते हैं, कल से हम लोग आगे ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल से हम लोग सब स्रोतस के मूल का अध्ययन करेंगे। इसको रिवाइज करिएगा वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच।